भारत की मिट्टी में ऐसे हजारों नाम दफन हैं जिन्होंने अपनी जवानी वतन के नाम कर दी। और उनमें से एक आवाज़ थी, एक नज़्म की आवाज़। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नज़्म लिखी थी बिस्मिल अज़ीमाबादी ने, लेकिन इसे अपनी सांसों में बसाया था उन नौजवानों ने जो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल पड़े थे। आज हम शहीद दिवस को याद कर रहे हैं, यानी भारत के इतिहास का वो दिन जब 3 युवा, उम्र सिर्फ यही कोई 23, 24 और 22 वर्ष, मृत्यु से नहीं, अन्याय के खिलाफ डरने से इनकार कर रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ 3 व्यक्तियों की नहीं है। इससे पहले भी कुछ नौजवान इसी रास्ते पर चल चुके थे। काकोरी रेल की पटरियों पर एक ट्रेन रोकी गई थी और उसके बाद फांसी के तख्ते पर चढ़े थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। वो एक शुरुआत थी और फिर कुछ साल के बाद 3 और नौजवान इतिहास के मंच पर आए। नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये कहानी उनकी है। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, आज की दास्तान उन लोगों के नाम जिन्होंने अपने खून से इतिहास लिख दिया। वो दौर जब भारत अंग्रेज़ी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसी दौर में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने डरना नहीं सीखा था। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे और कुछ साल के बाद उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले 3 और नाम सामने आए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उनके हाथों में बंदूकें तो कम थीं, लेकिन दिलों में आग बहुत थी और उस आग को शब्द मिले एक नज़्म से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सिर्फ एक शायरी की लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था कि ये मुल्क अब गुलाम नहीं रहेगा। क्रांति की ये कहानी अचानक शुरू नहीं होती। 1925 में काकोरी के पास एक ट्रेन रोकी जाती है। मकसद था अंग्रेजी सरकार का खजाना अपने आंदोलन के लिए हासिल करना। ये घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से दर्ज हुई। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां फांसी पर चढ़ा दिए गए। लेकिन इतिहास में कुछ बलिदान समाप्त नहीं होते, वे अगली पीढ़ियों को जन्म दे देते हैं। और उसी परंपरा से आगे आते हैं कुछ और नौजवान। लाहौर का एक कमरा, दीवारों पर किताबें, मेज पर नोट्स, राजनीति, साहित्य, समाजवाद, दर्शन। ये एक क्रांतिकारी का कमरा नहीं लगता, ये तो एक विद्यार्थी का कमरा लगता है। लेकिन यही विद्यार्थी आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा वैचारिक प्रश्न बन जाता है, क्योंकि भगत सिंह बंदूक से पहले किताब उठाते हैं। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहस करते हैं। उनके लिए क्रांति सिर्फ सत्ता बदलना नहीं थी, क्रांति का अर्थ था सोच बदलना। अगर भगत सिंह विचार थे तो सुखदेव एक संगठन थे। सुखदेव थापर उन युवाओं में थे जो भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लेते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRSA, उसकी संरचना, उसकी योजना, उसकी दिशा, इन सब के पीछे
सुखदेव का दिमाग था। और फिर आते हैं शिवराम राजगुरु, पुणे का ये युवक असाधारण निशानेबाज था। लेकिन राजगुरु को सिर्फ उनकी वीरता से समझना शायद अधूरा होगा, क्योंकि उस पीढ़ी के युवाओं में एक बेचैनी थी। गुलामी को सहन क्यों किया जाए? इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब धैर्य भी प्रश्न बन जाता है। राजगुरु उस प्रश्न का उत्तर थे। जब लाहौर षड्यंत्र केस शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार को लगा वो 3 युवकों को एक मुकदमे में सीमित कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अदालत एक मंच बन गई जहां अभियुक्त अभियोजन से ज्यादा इतिहास से संवाद कर रहे थे। भारत में शहादत का विचार किसी एक व्यक्ति से शुरू नहीं होता। जब राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो वो कविता सिर्फ एक शब्द नहीं होती, एक पंक्ति नहीं होती, वो पीढ़ियों का आत्मविश्वास बन जाती है। और उसी आत्मविश्वास को आगे लेकर चलते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। फांसी से एक दिन पहले जेल के भीतर घबराहट नहीं है, किताबें हैं, चर्चा है और एक अजीब सी शांति है। कहा जाता है भगत सिंह उस समय भी पढ़ रहे थे। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य अपने भय से आगे निकल जाता है। और फिर तारीख आती है 23 मार्च 1931। कहा जाता है जब जेल के दरवाजे खुले तो 3 नौजवान डरे हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। वो गा रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला, और फिर हंसते हंसते फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। एक और तथ्य जिसका जिक्र इतिहास में मिलता है, फांसी आमतौर पर सुबह दी जाती है, लेकिन उस दिन लाहौर जेल में ये फांसी करीब शाम के किसी वक्त में संपन्न हुई। कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर सुबह तक का इंतज़ार हुआ तो जेल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए तय समय से पहले 3 युवाओं को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। और फिर इतिहास ने देखा कि भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु फांसी की ओर बढ़ते हुए मृत्यु से नहीं, अन्याय से डरने से इनकार कर रहे थे। लेकिन इतिहास के लिए ये मृत्यु नहीं थी, ये एक प्रश्न था कि क्या विचार मृत्यु से बड़े हो सकते हैं? और शायद इसी वजह से इरफान हबीब सरीखे कई इतिहासकार मानते हैं कि भगत सिंह से पहले और बाद में भी देश के लिए शहीद तो बहुत हुए, लेकिन भगत सिंह जैसा विचारक उनमें से कोई नहीं था। लगभग 1 सदी पहले उन्होंने जो प्रश्न उठाए, जातिवाद, सांप्रदायिकता और आर्थिक असमानता पर, वो प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक शहादत की कहानी नहीं है, ये एक विचार की कहानी है जो फांसी के तख्ते पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहाँ से तरोताज़ा होकर हम तक आती है। हम भी यही मानते हैं कि शहादत का अर्थ सिर्फ बलिदान नहीं है, इसका अर्थ है अपने विश्वास के साथ, अपने यकीन के साथ अंतिम क्षण के पार भी खड़े रह पाना। और शायद इसी वजह से इतिहास में कुछ नाम समय से बड़े हो जाते हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं है,
ये एक स्मरण है कि स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती, वो पीढ़ियों के साहस से धीरे धीरे पनपती है। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, वो ये भी पूछता है हम उससे क्या सीखते हैं। और इसी प्रश्न के साथ अगले अध्याय में हम एक और बड़े प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि राम कौन है, भगवान या एक मॉरल फ्रेमवर्क जिसने भारतीय समाज को आकार दिया। आप देख रहे थे इंडिया दैट इज़ भारत। अगर आपको हमारा ये अध्ययन पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आदाब, नमस्कार।